First of all, congratulations to all students, those who have cleared the CSCT exam. So this side Vivek Rajput, and in this video I'm going to share about the complete roadmap strategy which you have to follow if you are going to appear for Executive June 2025. Okay, so I have already cleared my CS Executive Group 2 exam and I am waiting for my CS Executive Group 1 exam result. Okay, so in this video I will share each and everything in detail. Okay, and I will clearly explain what steps you should follow, what the things you should focus on a lot. Okay, and the things which you have to avoid while your preparation. Okay, this video is not a motivational video. This video is all about, I'm just trying to give students a good direction. So let's start without any wasting any time. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है, ठीक है, कि आपको क्लासेस लेनी कहाँ से, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, ठीक है, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी होने वाला है, ठीक है। प्लस ऑल्सो कि आप डिसाइड कर लीजिए अभी से कि आपको बोथ ग्रुप देना है या फिर सिंगल ग्रुप देना है। अगर आप अभी से ये सब चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है आगे जाकर, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको पूरा फोकस करना है क्लियर योर कंसेप्ट। ओके, लाइक अभी ना आपके एग्जाम में बहुत टाइम है, ठीक है, आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो जून में होने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस वक्त जो हम जो भी कंसेप्ट अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है। आपकी कंसेप्ट क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है, जिससे होगा कि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ठीक है, या फिर जब आप जॉब करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। सेक्शंस को याद कीजिए, पेनल्टीज को याद कीजिए, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है ट्राई कीजिए कि आप सेक्शंस को भी याद कर पाएँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चाहिए कि पहला पॉइंट आपको ये रहना चाहिए कि आप जो जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आप अच्छे से क्लियर रखें। इससे होगा कि आपके रिवीजन के टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है जल्द से जल्द रिवीजन करने में। टॉपिक नंबर 2 बात करता है आपके मेक हैंड रिटेन नोट्स। ओके, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जो आपकी मॉड्यूल है, ठीक है, आप उसके सारे के सारे टॉपिक्स को ही आप अपने नोट्स में उनको उतार लें, कॉपी पेस्ट कर लें। ये ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ इंश्योर करना है कि जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जिनको समझने में आपको डिफिकल्टी आ रही है या आपको कभी टाइम लग रहा है वहाँ पर समझने में, तो आप उसको ईजी लैंग्वेज में अपने जो हैंड रिटेन नोट्स हैं आप उसमें उसको लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। ऑल्सो आपको ना या फिर जो ईजी टॉपिक्स हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप उसको मॉड्यूल में या फैकल्टी के जो आपके नोट्स हैं आप उसको वहीं पर ही पेन से लिख सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मेक ऑडियो नोट्स। ओके, लाइक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है अगर आप ऑडियो नोट्स बनाते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, चाहे अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप ऑडियो नोट्स बना लेते तो सर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको, ठीक है। तो अब जब आप फ्री हो, ठीक है, जब आप खाली सिर्फ ट्रैवल कर रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में हो, ठीक है, उस टाइम पर आप खाली ऑडियो नोट्स भी सुनेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा सारे टॉपिक्स हैं बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। आप कंसेप्ट को जल्दी रिकॉल भी कर पाएंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो आप ये तो फैकल्टी के भी आप ऑडियो नोट्स को प्रेफर कर सकते हो या फिर आप अपने खुद के पर्सनल ऑडियो नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे, ठीक है। एंड एग्जाम से पहले भी आप उसका रिवीजन करते हैं उन चैप्टर्स का। अगर आपके पास उन चैप्टर्स के ऑडियो नोट्स हैं, ठीक है, तो वो चैप्टर का रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है एंड मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर पाते हैं, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड, अगर पॉसिबल है तो ज़्यादा नहीं, अगर आप कुछ चैप्टर्स की भी अगर आप ऑडियो नोट्स बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, गिव मोर टाइम ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, सो आपके एग्जीक्यूटिव में 2 सब्जेक्ट है जो प्योरली प्रैक्टिकल है, ठीक है। पहला आता है आपका CFM और दूसरा आता है आपका टैक्सेशन, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में जो आपकी थ्योरी है वो आती तो है, थोड़ी बहुत आती है, बट वो भी ऑप्शनल में आती है, ठीक है। एंड उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता कि वो काफ़ी कम मार्क्स की आती है, ठीक है। तो आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा टाइम जो है आप जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है टैक्स एंड CFM आप उसको एक्स्ट्रा जरूर दें। आप चाहे तो अपने किसी फ्रेंड से ही पूछ सकते हैं कि एग्जाम के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो किसी भी स्टूडेंट को होती है वो टैक्स एंड CFM के सब्जेक्ट में ही होती है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिर्फ कंसेप्ट अगर आपने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने होंगे वो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, तभी जाके जो कमांड है इन सब्जेक्ट के ऊपर आती है, ठीक है। खाली प्रोविजन याद करने से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है कि आप पेपर के टाइम पर उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और फालतू में आपको पैनिक होगा उस टाइम पर, ठीक है। तो सबसे बेस्ट हो सकता है कि आप अभी से ही टाइम एक्स्ट्रा दें एंड जो प्रोविजंस करें साथ ही साथ आप उसके क्वेश्चंस भी करते रहें, ठीक है। तो बहुत अच्छा था, है ना। और थ्योरी से आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर देना होगा ताकि आपकी इन सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी कमांड बनी रहे। पॉइंट नंबर 5, डू राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, and here I can say you cannot have to do any compromise here. Okay, you have to give a suitable and reasonable time for writing practice on a daily basis. Okay, what is actually happening, like in CS executive, okay,
योर एग्जाम पेपर आर ऑलवेज इन descriptive format, so there is no MCQ option is available. Okay, so like you have to write answers, okay, in descriptive. So like you have to understand how to write questions. Okay, and sometimes students को प्रॉब्लम्स भी हो जाती है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन हो, बस स्टूडेंट समझते हैं कि वो पूरे पूरे क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी है। ठीक है, तो जब आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आप समझ पाएंगे। ठीक है, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसमें भी थोड़ी थोड़ी होती है कि वो समझ नहीं पाते कि 5 मार्क के लिए मुझे कितना कंटेंट लिखना है, या 3 मार्क के लिए मुझे कितना कंटेंट लिखना है, 1 मार्क के लिए मुझे कितना कंटेंट लिखना है, या 2 मार्क के लिए कितना कंटेंट लिखना है। ठीक है, जब आप रीजनेबली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको इन सारे जो क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी पेपर के टाइम पे कि सोचने में कि मैं इसके लिए कितना आंसर मैं लिखूं और या फिर कितना आंसर मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ट अगर आप अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता ये है कि जब आपके एग्जाम बहुत क्लोज होते हैं तो आपका मेन फोकस होता है कि मुझे टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूँ एंड उसको रिटेन कर पाऊँ। ठीक है, तो उस टाइम पे इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप अभी से करते हैं इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। Point number 6 is test series. Okay, so it will help you a lot. Okay, like if you take test series you will get to know, okay, which concept in which you are actually weak, okay, and you can improve them before your exam. Okay, so आपको ना पता भी चल जाता है कि यार कि ये टॉपिक्स मेरे वीक है तो आपको मैं ठीक कर लेता हूँ एग्जाम से पहले। ठीक है, प्लस आपको आइडिया भी हो जाता है कि मुझे कितने मार्क के लिए मुझे कितना कंटेंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, इट इज़ योर चॉइस, बट 2 चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट हैं, ठीक है, यानी जो क्वेश्चन है डेफिनेटली वो अच्छे होने चाहिए, डिफिकल्ट होने चाहिए, प्लस जो चेकिंग है वो लीनियंट ना हो, चेकिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 7। ओके, सो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो 31 मार्च से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जाते हैं, ठीक है, तो 15 अप्रैल तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट हो सकता है कि भैया हमारा सिलेबस है हुआ तो है बट 70% ही कंप्लीट हुआ या 80% ही कंप्लीट हुआ, या कुछ बुक्स तो हैं भैया जो पूरे से कंप्लीट हो चुके हैं बट अभी भी कुछ बुक्स ऐसी बची हैं जो पूरे से नहीं हुए, तो इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस हो चुका है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप उसको कीजिए, कंटिन्यू करिए, बट आपको इमीडिएट आपका रिविजन शुरू कर देना है। ठीक है, अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो तो एटलीस्ट 45 डेज तो आपको चाहिए ना। आप 3 रिवीजन करने वाले हैं, 2 रिवीजन करने वाले हैं, 4 रिवीजन करने वाले हैं, इतना टाइम आपको चाहिए ताकि आपको कंसेप्ट को आप अच्छे से लिख पाए पेपर के टाइम पर। ठीक है, आपको PYQs भी सोल्व करने होंगे उस टाइम पर। ठीक है, कुछ फुल सिलेबस के आप टेस्ट भी देंगे तो आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए ताकि आप ये सब कर पाए। ठीक है, बट अगर आपको कुछ भी सिलेबस उस टाइम तक नहीं हो पाता, बच जाता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप रिविजन कंटिन्यू कीजिए। जो बचे कुछ चैप्टर्स अगर पॉसिबल है तो आप रेगुलर बैच से आप उसको देखते रहिए, या फिर आप मैराथन या रिविजन बैच के थ्रू उनको थोड़ा क्विक वे में आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आप टारगेट बना लीजिए कि आप इतना सिलेबस आपको तब तक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ग्रुप में आपको भी पता है कि भैया एग्जाम के बीच में गैप नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपके जो रिवीजन वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप एग्जाम से पहले भी बहुत जल्दी आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 विच इज सेल्फ रीडिंग। ओके, सो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप कंसेप्ट अभी आप पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो इवनिंग में या मॉर्निंग में, ठीक है, आप एटलीस्ट उन टॉपिक को एक बार रिवाइज करें। ठीक है, उससे होता क्या है कि आपका जो कंसेप्ट है आप जल्दी भूलते नहीं है, जल्दी रिकॉल होते हैं। ठीक है, एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उनको रिटेन करने में। ठीक है, प्लस अगर आपको संडे को टाइम मिलता है आप संडे को खींच सकते हैं, या आप डे के बीच में टाइम मिलता है तो आप उसको रीड कर सकते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि आपने सोचिए ना, अगर आपने कुछ घंटे पहले ही उस टॉपिक को पढ़ा है, अगर आप उसको तुरंत आपको रिवाइज करना है तो आपका बहुत टाइम वहाँ पे खर्च नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे। बट वही टॉपिक को अगर आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप उसको पिक करेंगे तो आप काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं जो भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है उस टाइम पर, बट अगर आप अभी से थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, एंड आपको इंश्योर करना है कि जब आपका अप्रैल मंथ शुरू हो चुका है, ठीक है, तो आपको सेल्फ रीडिंग करनी है। ठीक है, आपको मैराथन्स देखनी है। ठीक है, एंड आपको ये सब तो करना ही करना है। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, टेस्ट भी देने हैं फुल सिलेबस के। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ है जो आपका मैराथन्स है, सेल्फ रीडिंग है, ठीक है, ये आप तो आपके अप्रैल से शुरू हो जाएगी और आपके एग्जाम तो चल नहीं पाती है। ठीक है, बट आपको इंश्योर करना है कि आप जो है आप जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप उसको अभी से करते चले। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एग्जाम बहुत क्लोज होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा टाइम फोकस नहीं कर सकते राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, आप कंसेप्ट को रिटेन करने पर ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो अगर आप अभी से करते हुए चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। अगर आप
थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर पाते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी, ठीक है, तो आपको आगे जाके दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे लिखने किस तरीके से आंसर, ठीक है। कंसेप्ट हो सकता है कि आप भूल जाओ, बट अगर आपको ये आता है कि मुझे आंसर लिखना किस तरीके से, तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलीस्ट। पॉइंट नंबर 9, क्रेडिट अकाउंट ऑन लिंक्डइन। ओके, इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक ना, कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ना अवेयरनेस नहीं होती है कि कोई ICSI प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, या कोई नोटिफिकेशन ICSI ने इशू करी है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स ऐड हुए हैं या डिलीट हुए हैं, ठीक है, या तो उनको बहुत लेट पता चलता है, या कई बार तो कुछ ज़्यादा ही लेट पता चलता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा कि आप जो है जो आप लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करें, एंड जो प्रोफेशनल्स है आप उनको फॉलो करें, जिससे आपको पता भी चलता रहेगा कि जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लस अगर आपको भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे वो भी पूछ सकते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल रहता है कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, बट इंश्योर वन थिंग कि आप कोई भी अननेसेसरी पोस्ट वहाँ पे ना करें। सो पॉइंट नंबर 10, लाइक एज मच एज पॉसिबल अटेंड ICSI वेबिनार्स। ओके, लाइक बेसिकली ICSI ने कई सारे वेबिनार्स कंडक्ट करती है, जिसके अंदर वो कई सारे एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को बुलाती है, एंड वो वेबिनार्स में आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है, ठीक है। आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व होती हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी वहाँ पे मिल पाता है। ICSI ने पहले इस में कई सारे वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे थे, मैंने बहुत अटेंड करे थे, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स की पे, GST, इनकम टैक्स, पेटेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ICSI वेबिनार्स कंडक्ट करे थे, एंड काफ़ी सारे रिस्पेक्टेड मैं बोलूँगा फैकल्टीज़ थे जो वहाँ पर आए थे, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्लस हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल पाती है कि हम उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ, क्वेश्चंस पूछ पाएँ। रिसेंटली ICSI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आई थिंक 2 वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है स्टूडेंट्स को। तो अगर आप अटेंड कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। पॉइंट नंबर 11, ठीक है, विच इज़ लाइक फॉलो ICSI व्हाट्सएप चैनल। लाइक ICSI ना रेगुलरली बेसिस पे वहाँ पे अपडेट्स देता रहता है, ठीक है। तो अगर आप ICSI के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेते हैं, प्लस आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो Gmail है, ठीक है, आप उसको भी जो ICSI के साथ आपके रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसको भी आप दिन में एटलीस्ट एक बार तो आप उसको चेक करें, क्योंकि ICSI जब भी आपको मेल सेंड करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपके नियर बाई कोई चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे कोई वेबिनार होने वाला है, कोई सेमिनार होने वाला है, ठीक है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराता है ICSI के सारे। तो अगर आप अपनी मेल को कंटिन्यूस बेसिस पे चेक करते हैं, ठीक है, ICSI के जो व्हाट्सएप चैनल से आप उसको चेक करते हैं, तो इससे आपको उन अपॉर्चुनिटीज के में टाइम पर पता चल पाता है, आप उसके लिए एनरोल कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होती है, ठीक है। एंड वेबिनार जो आपके सेमिनार्स ICSI कंडक्ट करता है, या फिर जो डिफरेंट कंपटीशन कंडक्ट करता है ICSI, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट चीज़ों के बारे में। आपको काफ़ी सारे प्रोफेसर से इंटरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली होता है कि हम जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा डिस्टेंस से करते हैं, या फिर मल्टीपल टाइम्स कॉलेजेस नहीं जा पाते। तो अगर आप ऐसे इवेंट्स को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे अच्छे मेमोरीज आप क्रिएट कर पाएंगे अपने लिए। तो अच्छी बात है, आप उसको ज्वाइन करते हैं तो सॉरी। So this video is not for motivation. I have tried to share few things with you, okay, which can definitely help you a lot in your preparation, and I would wish कि आपका जो एग्जाम है वो एक बार में क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंशन लें कि सारी चीज़ें भी हम कंप्लाई करेंगे कैसे, आराम से हो जाएगी, धीरे धीरे आपको एफर्ट से इन्हें आराम सब चीज़ें कंप्लाई होती हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें वो थी जो शायद अगर मेरे को मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर या मेरा कोई क्लोज वन कर रहा होता तो मैं उसको सब चीज़ें बताते, सब चीज़ें, ठीक है। एंड इसी हिसाब से मैं एक और चीज़ें जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप कोई क्लासेस के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है, भले 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, इट्स ओके, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कोई डिस्काउंट चल रहा हो, आपको डिस्काउंट ना मिले, इट इज़ ओके, कोई बात नहीं। बट क्लासेस लेने टाइम आपको पेशेंस रखना है, अच्छे से टाइम देना है, ठीक है। एंड रिसर्च कीजिए अच्छे से कि जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हैं क्या वो ठीक हैं कि नहीं है। गूगल पे रिव्यू चेक कीजिए, उनके जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं अच्छी तरीके से कि यहीं से क्लासेस लेनी है, तब भी आप किसी क्लास के लिए एनरोल करना है। कोई भी जल्दबाजी की बात नहीं है, ठीक है। क्लासेस के टाइम पे आपको रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से ही क्लासेस को लेना है, ठीक है ना।
एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट, अगर आपको कोई और भी क्यूरी है लाइक हाउ टू चूज क्लासेस, ओके, लाइक सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी जाननी है, ठीक है, सेल्फ स्टडी के, अगर आपको कुछ सेल्फ स्टडी के बारे में अगर आपको जानना है सेल्फ स्टडी कैसे करें, ठीक है, अगर आपको जानना है कि आपके जो नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है, जो आपके स्टडी का टाइम है, चाहे वो 8 आवर्स है, 10 आवर्स है, या 7 आवर्स है, 5 आवर्स है, 6 आवर्स है, तो आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ, अगर आप कुछ और क्यूरीज हैं या कोई और क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, अगर पॉसिबल उस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा।